हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सर आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का मॉडल पेपर, जो राजस्थान बोर्ड की तरफ से भाई जारी किया गया है, उसका सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों, मैं पूरे गणित के पेपर का आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो पूरा अच्छे से आप सॉल्यूशन को समझ लीजिएगा, ठीक है। और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आपके भाई एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। यदि आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका भैया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2026। जी हाँ प्यारे बच्चों, 2026 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये आपकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है आरबीएससी, वहां पर भी अपलोड है, आप जाकर वहां देख सकते हो। मैंने ये अलग से वीडियो बना रखा है कि भाई मॉडल पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा, देखिए हम बात करेंगे विषय गणित के मॉडल पेपर कक्षा 10वीं का ये मॉडल पेपर है। प्यारे बच्चों, जो आपका एग्जाम का समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पर जो टोटल आपका 80 नंबर का बच्चों एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। ये परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश है, इनको भी एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं पेपर के सॉल्यूशन की, देखिएगा ध्यान से। देखिए यहां पर आपके पेपर की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पेपर में आएगा भैया खंड ए, यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर आपसे पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न एवं अति लघुतरात्मक प्रश्न, इसी टाइप से जो आपका बोर्ड पेपर होने वाला है बच्चों 2026 में, ठीक है। इसी टाइप से आपका वही बोर्ड पेपर भी लिया जाएगा, सेम पैटर्न पर आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपको हर एक चीज को बारीकी से समझना है। और प्यारे बच्चों, यदि बात की जाए इस बार 2026 का जो ये मॉडल पेपर जारी किया गया मैथ का, थोड़ा सा टफ है भाई। यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन को उसकी औकात बताने वाले हैं कि भाई उसकी औकात है क्या। प्यारे बच्चों देखिएगा, चलिए सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है पहला। यहां पर निम्न में से अपरिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर इज। आपसे इरेशनल नंबर पूछा गया है, अपरिमेय संख्या यहां पर आपसे पूछी गई है। तो देखिए ए ऑप्शन में है √2, ऑप्शन बी में है √4। √4 को तो हम लिख सकते हैं बच्चों 2, राइट। ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी भाई, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। कौन सी है, काल्पनिक संख्या। मेरे बच्चों आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जब भी कोई संख्या रूट के अंदर ऋणात्मक होती है तो उस संख्या का नाम होता है काल्पनिक संख्या, इमेजिन नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए दे ऑप्शन में हमारा √4/9 है, ठीक है। तो 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 बच्चों। 2/3 यहां से मिलने वाला है। देखिए ये तो ऑप्शन से कैंसिल आउट हो जाता है कि काल्पनिक संख्या है, राइट। और जो आपका देखिए जो बे ऑप्शन में आपका 2 आ रहा है और दे ऑप्शन में आपका 2/3 आ रहा है, ये दोनों ही संख्या आपकी कौन सी है, परिमेय संख्या है ना। कौन सी है बच्चों, परिमेय संख्या है। लेकिन जो √2 होता है वो आपका एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, देखिएगा ध्यान से। निम्न में से कौन सा कथन सही है यदि HCF a, जो b है ना प्यारे बच्चों, ये संख्या है, ठीक है। दो संख्याओं का HCF गुणा LCM किसके बराबर होता है बच्चों, आपने अच्छे से पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, राइट। भाई दो संख्याओं का HCF गुणा LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो a गुणा b आने वाला है, तो ऑप्शन आपका जो b है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला देखिए, आपका ग्राफ से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा कि किसी बहुपद है आपका px के लिए y बराबर px, ग्राफ में px की शून्य की संख्या, यहाँ शून्य नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर शून्य का आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। शून्य को की संख्या आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। पहले बच्चों पहले तो आपको ये देखना है ग्राफ क्या है। देखिए y बराबर है px, y बराबर क्या है भाई, px आपका ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका
y है वो x के पदों में है। किसके पदों में है? x के पदों में है, x के पदों में है। तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ऐसे टर्न ओवर लेता हुआ यहां से ये ऐसा यहां चला गया, ठीक है। तो ये देखिए x के पदों में है, तो आपको x अक्ष पर देखना है कि कितने पॉइंटों पर ये ग्राफ काट रहा है x अक्ष को। तो आप देखोगे यहां पर 1 पॉइंट हो गया, यहां पर 2 पॉइंट हो गया, यहां पर आपका 3 पॉइंट हो गया। तो प्यारे बच्चों कितने पॉइंटों पर ये ग्राफ जो है x अक्ष को काट रहा है? 3 पॉइंटों पर। तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ का जो शून्य संख्या है वो 3 हो जाएगी। ऑप्शन आपका जो दे है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। दो सरल रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी प्यारे बच्चों? प्रतिच्छेद करेगी। यदि प्रतिच्छेद करेगी, यदि कब प्रतिच्छेद करेगी ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 3 चीजें होती है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू है b1 बटा में b2। पहला केस तो ये होता है। दूसरा केस क्या होता है? a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू होता है c1 बटा में c2। ये दूसरा केस है ना। तीसरा केस क्या होता है? a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2, ठीक है। यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू हो जाता है b1 बटा b2, तो इस वाले केस में क्या है? रेखाएं होती है आपकी प्रतिच्छेदी। कौन सी होती है बच्चों? प्रतिच्छेदी, ठीक है। यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू हो c1 बटा c2, उस वाले केस में आपको जो रेखा है फिर बच्चों वो आपको हो जाती है समांतर, ठीक है। और इधर हम बात करें यदि तीनों ही अनुपात बराबर हो जाते हैं तो इस वाले केस में आपकी रेखाएं होती है समपाती, ठीक है। अब देखिए आपसे कौन सा प्रतिबंध पूछ रहा है? प्रतिच्छेद करेगी बच्चों, प्रतिच्छेद। तो ये वाला केस यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर से ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका एपी वाले चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी। यहाँ पर देखिए आपको समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें आपको सार अंतर बताना है प्यारे बच्चों, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सार अंतर डी बराबर दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं, a2 माइनस का a1 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो है आपका पहला पद, इसको हम कहेंगे a1, ये है आपका दूसरा पद, इसको कहेंगे हम a2। तो दूसरे में से पहले को माइनस करना है, तो दूसरा कितना है? 5 बटा में 3 है। पहला पद कितना है प्यारे बच्चों? 1 बटा में 3 है, 1 बटा में 3 हो जाएगा, राइट। यहां से एलसीएम आया आपका 3, 5 में से गए तो 4, तो 4 बटा 3 आपका क्या है भैया? सारवंतर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 बटा 3 ऑप्शन आपका हो जाएगा दे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र है, n धन पूर्णांक है प्यारे बच्चों, कितने हैं? n धन पूर्णांक, इनका योगफल निकालना है, ठीक है। n धन पूर्णांक का मतलब क्या है? देखिए 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में डॉट डॉट प्लस में n। तो ये n धन पूर्णांक, इनका हमें Sn बताना है। योगफल मतलब होता है प्यारे बच्चों Sn निकालना होता है, ठीक है। तो योगफल का सूत्र होता है प्यारे साथियों Sn बराबर में n बटा में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n होती है पदों की संख्या, कितने पदों की बात कर रहा है? n धन पूर्णांकों की, तो n ही रहने वाला है मान, तो ठीक है। तो यहां से तो n बाई 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई a है आपका प्रथम पद, तो यहाँ प्रथम पद कितना है आपका? 1 के बच्चों, है ना। तो ये 1 प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d होता है सारवंतर। कैसे निकालेंगे प्यारे साथियों? a2 माइनस का a1 करके निकालेंगे, ठीक है। तो 2 में से 1 गया तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा n बाई 2, यहां से 2 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस का 1 रहने वाला है, n बाई 2, यहां से आपको मिल जाएगा यहां से n प्लस का 1, ठीक है। तो n प्लस 1 बाई 2 आपका आंसर है,
तो देख सकते हो आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर चला जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लीजिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारा, चलो लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बात है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका अगला। इसमें क्या कहा है कि आकृति में किस नियम से त्रिभुज जो है आपका एबीसी, वो त्रिभुज डीईएफ के क्या हुआ है, समरूप हुआ है, समरूप हुआ है, समरूप हुआ है। तो कौन सी वो शर्त है जिसके तहत ये समरूप हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले बच्चों ध्यान से देखना, ए बी बटा में डीई इक्वल टू ए सी बटा में कौन सा है, डी एफ। तो ए बी है आपका 2, डी है आपका 3, ए सी है आपका 4 और डी एफ है आपका 6। 2 बटा में 3, 2 के टेबल से काटोगे 2 दूनी 4, 2 3 6। यहां से इन भुजाओं का अनुपात क्या रहा है, बराबर। और एक कोण क्या है बच्चों, यहाँ पर बराबर। ठीक है, दोनों भुजाओं के बीच। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं 2 तो भुजा हो गई, एक कोण हो गया। तो भुजा कोण भुजा नियम से, तो भुजा कोण भुजा नियम, बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों लाजवाब क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है भाई, है ना। अच्छे से समझना लॉजिक क्या है इसका। देखिए बिंदु आपको दिया हुआ है 3,4 कि आपको एक्स अक्ष से क्या बतानी है भैया, दूरी बतानी है। देखिए इस सवाल को करने को तो ना हम 1 सेकंड में चुटकी बजा के कर देंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए यार। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पे जाइए, गहराई में उतर जाइए, डूब के मत मर जाना। ठीक है, गहराई में जाना है, नहीं बाहर निकलना है। ठीक है, अब देखिए पहले जो 3,4 जो बिंदु है ना, इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें। देखिए थोड़ा सा हम रफली यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। देखिए यहाँ 1 2 3, ठीक है 1 2 3 और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4। बिंदु है 3,4, पहला मान होता है x का, दूसरा मान होता है y का। तो x का मान x अक्ष पर कितना चल रहा है, 3 प्लस का, यहाँ पहुंच गए। फिर y कितना चलना है 4, तो हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ हमारे बिंदु आ गया 3,4। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि x अक्ष से कितनी दूरी पर है ये बिंदु, x अक्ष से कितनी दूरी पर है ये बिंदु। तो ये आपकी x अक्ष है, इससे कितनी दूरी पर है प्यारे बच्चों, तो आप कितनी दूरी पे चले हो, 4 दूरी चले हो। यहाँ पर कितनी दूरी, 4 दूरी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो देखते कि सर ने तो x अक्ष से दूरी पूछी है ना, तो x का मान तो 3 है, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल ही गलत है भाई। यदि x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान लिखना है प्यारे बच्चों, यदि y अक्ष से दूरी पूछे तो फिर आपको x का मान लिखना है। कंसेप्ट ये है, शॉर्टकट ये है। दोनों देख लेना कौन सा बेहतर है। मैं तो ये कहता हूं कंसेप्ट भी समझ लो, शॉर्टकट भी याद रख लो। ठीक है, जिससे काम चले चला लेना भैया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। देखिएगा यहां पर क्या है, आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, इसमें आपको cos c का मान बताना है। cos c एंगल लेना है c। तो ये आपका कोण है प्यारे बच्चों c, ये वाला कोण, ये कौन सी है। तो cos क्या होता है, cos याद करो, लाल बटा कक्का। कौन सा बटा, लाल बटा कक्का, याद है ना सबको। शुरुआत वाला होता है साइन, दूसरा वाला होता है cos, तीसरा वाला होता है tan, राइट। अब cos की बात चल रही है तो आधार बटा क्या हो जाएगा भाई, कर्ण हो जाएगा। तो यहां पर आधार बटा में क्या हो गया, कर्ण हो गया। cos c आपका c है। अब देखिए कोण के सामने वाली भुजा होती है प्यारे बच्चों लंब, ठीक है। समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो ये आपकी हो जाएगी कर्ण। जो बच गई वो आपकी होती है आधार। ये चीजें होती है, ठीक है। अब देखिए तो ये तो आपका लंब हो गया, हमें तो आधार और कर्ण से मतलब है। तो ये तो हमारा हो गया, आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 3/5 हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलिए खड़ी करते हैं मीनार को ऊर्ध्वाधर। लीजिए ये आपकी मीनार है, ये धरती पर क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है भाई, ये आपकी धरती है, ठीक है। आगे देखिएगा, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के
पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब देखिए यहां पर जो आपकी धरती है ना, इस पर मान के चलिए एक पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट का नाम है पी। ये जो पॉइंट है ना पी, ये मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है प्यारे बच्चों जहां मीनार खड़ी हुई है ना उसको पाद बिंदु कहा जाता है। तो मीनार हमारी ये खड़ी हुई है यहाँ पर, तो ये पाद बिंदु है। इससे कितनी दूरी पर है पॉइंट, 15 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर 15 मीटर आ जाएगा, राइट। ठीक है, आगे देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। बच्चों दो प्रकार के कोण होते हैं, एक तो होता है अवनमन कोण, एक होता है आपका उन्नयन कोण। जब किसी भी चीज को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं उन्नयन कोण, और जब हम ऊपर से देखते हैं नीचे की तरफ तब हम यूज करते हैं अवनमन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर उन्नयन जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। ये कोण हमारा है 60 डिग्री, राइट। तो मीनार की आपसे भाई हाइट पूछी जा रही है, ऊंचाई, तो ये मीनार की ऊंचाई इसको मान लेते हैं हम, कितनी है h। ठीक है, अब देखिएगा कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब निकालना है, कर्ण पता नहीं है, पता क्या है आधार, लंब निकालना है, आधार पता है, क्या लगाऊंगा मैं, अरे क्या लगाऊंगा मैं, tan थीटा लगा दो सर, लंब बटा आधार होता है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो यहां पर हम लगाएंगे tan थीटा, ये हमारा लंब बटा में क्या होता है आधार होता है। ठीक है, तो tan थीटा कितना है भाई 60 डिग्री है ना। लंब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कितनी है h, और आधार कितना है हमारा 15। ठीक है 15। अब भाई आपको ना tan 60 का मान पता होना चाहिए कि tan 60 का मान होता कितना है। बच्चों tan 60 का मान याद करो, टेबल √3 होता है मेरे भाई, कितना होता है √3, तो √3 h बटा में 15, यहां से h निकालोगे तो 15 √3 मीटर आपकी क्या है भाई हाइट निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन आपका जो बे है वो बिल्कुल आपका सही चला जाएगा, है ना, बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, अगला प्रश्न है वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए यहां से ना दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो क्या बन गया कि मान लीजिए कोई आपका वृत्त है और इस वृत्त पर कोई मान लीजिए एक बिंदु यहां स्थित है P, तो इस बिंदु P से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो भाई, सिर्फ एक खींच सकते हो, कैसे, ऐसे, ओनली फॉर एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान के चलिए सर्किल है और वो बिंदु सर्किल पे नहीं है, वो सर्किल से कहां है बाहर स्थित है। तो जब भी कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होता है तो उस बिंदु से वृत्त पर हम खींच सकते हैं प्यारे बच्चों दो स्पर्श रेखाएं, कितनी, दो। वृत्त पर एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तब आएगा आपका आंसर अनंत। कितनी भाई, अनंत। एक बिंदु पर एक, सिर्फ वृत्त पे पूछे तो अनंत, और बाह्य बिंदु से पूछे तो दो, 3 सवाल बनेंगे बस। ठीक है, और जहां पर ये स्पर्श रेखा खींची जाती है इस बिंदु को क्या बोलते हैं, हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लॉजिक याद रख लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर तो ए की आंसर आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, क्या होने वाला है प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने से बच्चों। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ है 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, समझना ध्यान से। एक सर्किल है, ये आपका एक सर्किल है। ठीक है, इसका जो केंद्र है बच्चों क्या है, O है, ये इसका केंद्र हो गया O। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। मान के चलिए यहां कोई बिंदु है हमारा P, इस पर एक स्पर्श रेखा ये वाली। ठीक है, थोड़ा सा अंदर ज्यादा हो गई, लीजिए, हाँ ठीक है। और ये बिंदु कौन सा है, Q है, और ये हमारी त्रिज्या है। भाई केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। ठीक है, अब देखिए PQ हमारी क्या होगा, स्पर्श रेखा जो O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है, Q से इस प्रकार मिलती है, मिला दी देख लीजिए। ठीक है, तो जो OQ कितना है 12 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आपकी कितनी है OP हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दी हुई है भाई, है ना, कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, वृत्त है। तो ये तो है आपकी 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर।
पूछ क्या रहा है भाई, पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, तो ये हमारा पी क्यू है। बच्चों आपने प्रीमे के अंदर पढ़ा होगा कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। तो यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज बन जाता है आपका। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है, तो ये भुजा आपकी है कर्ण, ठीक है। अब ये इसको चाहे आप आधार मान लो, इसको आप क्या मान लो, लंब मान लो, ठीक है। तो यहां पर हम लगाएंगे भाई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण जो है हमारे पास कितना है, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी कर्ण पी क्यू नहीं है भैया, कर्ण हमारा क्या है, ओ क्यू है, ओ क्यू का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है, पी क्यू का स्क्वायर, आधार हमारा कितना है, 5 का स्क्वायर है। चलो पहले इसको लिख देते हैं, ये हमारा ओपी का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू आपका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर हम 12 वैल्यू रख देंगे, ओके क्यू 12 का स्क्वायर। पी क्यू कितना है निकालना है, ओपी कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का हो जाएगा 25, इधर आएगा तो माइनस का 25, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बराबर में 144 में से आपका 25 जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका बचेगा 119, ठीक है। हमें पी क्यू निकालना है, तो रूट आ जाएगा 119, आपका क्या है भैया, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसको हम एक बार रफ कर लेते हैं। चलिएगा देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, देखिए ये आपका एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि कौन थीटा वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होता है बच्चों, थीटा बटा में 360 गुणा में पाई आर। ऑप्शन आपका देख लीजिए, ऑप्शन आपका जो बे है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर चला जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना थीटा बटा 360 गुणा में 2 पाई आर, ये बच्चों चाप की लंबाई का सूत्र है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और बाकी दोनों फॉर्मूले किसी के होते नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर आपसे पूछा गया है। प्यारे बच्चों मान के चलिए आपका पूरा गोला है, स्फीयर है, तो पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सबको पता है। अब बात कर रहा है अर्धगोले की, तो हम इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, आधा करोगे तो आपका आएगा 2 पाई आर। आप कहोगे सर 2 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, मैं देखूंगा यार ऑप्शन में तो है सही है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन बच्चों गलत है। इसका जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा। अर्ध मतलब आधा तो आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन आप यहां पर एक चीज भूल जाते हो, सुनना क्या, यदि आप इसका अर्धगोला करोगे, आधा इसको करोगे, तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से नजर आएगी, इस टाइप से। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, जिस सरफेस को आप छू सकते हो ना, जिसको आप टच कर सकते हो, वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगी। पहले तो गोला था, मान लीजिए, अज्यूम कीजिए इसको मैं टच कर रहा था हर जगह से, तो इसका क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने आधा कर दिया, तो आधी सतह को, जो बाहर वाली सतह उसको मैं छू पा रहा हूं, लेकिन अब हो क्या गया है, अब यहां पर जो क्या है सर्किल बन गया है, राइट। तो इस सर्किल को भी प्यारे बच्चों मैं छू सकता हूं, यानी कि एक सर्किल में छू रहा हूं, एक सर्किल है, वृत्त है, तो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और काउंट हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर तो है, फिर पाई आर स्क्वायर और जुड़ के ये आपका आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे आपको याद रखना है, यहां पर ऑप्शन आपका बे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है भाई, 27 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तब घनाभ का आयतन है। बच्चों क्या है कि दो घन है, ठीक है, और जो घन है दोनों में प्रत्येक का जो आयतन है वो कितना दे रखा है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, इन दोनों घनों को ऐसे करके इन फलकों को मिला देना है, और एक क्या बनाना है, घनाभ बनाना है। जो ये घनाभ बना है ना, इसका आयतन निकालना है प्यारे बच्चों।
अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर घनाभ का आयतन निकालना है तो सर हमें तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मूला होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें चाहिए भाई, ये कैसे निकलेगी, तो हम यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले हम जो घन का आयतन दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर क्यूब, इससे हम पहले निकालते हैं घन की भुजा। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यूब होता है। तो एक का क्यूब कितना है 27। 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3। ठीक है, तो 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए का मान आ जाएगा 3। तो प्यारे बच्चों घन की जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है। अब आप दोनों घनों को जोड़कर एक क्या बनाओगे, घनाभ बनाओगे। देखना ध्यान से, ये आपका घन है। ठीक है, ये आपका क्या है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में मेरी थोड़ा सा पेंटिंग भाई मेरी खराब ही है ना, देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ये घन है, दोनों घनों को आपने जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद एक घनाभ बनाया। अब देखना, तो घनाभ जब आप बनाओगे तो ये जो एक जो घन है इसकी भुजा कितनी है भाई, 3 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों एक बात आप हमेशा याद रखना, जो घन होते हैं ना वो वर्गों से मिलके बनते हैं, और जो घनाभ होते हैं वो आयतों से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो घन के अंदर जो ये भुजा है सारी की सारी भुजा 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो अब आपने दोनों को आपस में मिला दिया, तो इसकी 3 इसकी 3, तो टोटल घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, 6 हो गई। राइट, लेकिन जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो आपकी 3 ही रहेगी पर बच्चों। लेकिन लंबाई चेंज हो जाएगी, तो लंबाई आपकी हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 6। चौड़ाई जो है वो आपकी रहेगी 3, और जो ऊंचाई आपकी वो कितनी रहेगी, आपकी 3 रहेगी। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर 6 गुणा 6 गुणा सॉरी 3 आएगा, 3 गुणा 3, 6 × 18, 18 गुणा 3, 18 54 आपका आ जाएगा। 54 सेंटीमीटर क्यूब आपके भाई घनाभ का आयतन आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित है। भाई एक परीक्षा होती है गणित की। ठीक है, 10 बच्चे परीक्षा देते हैं। 10 बच्चों के जो अंक है वो इस प्रकार है, 10, 8, 9, 10, 9, 7, 4, 9, 6, 9। इन आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है। अब बहुलक क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुलक क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आंकड़ों में मिल रहा है ना वो बहुलक हो जाएगा आंकड़ों का। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो आप नोटिस करोगे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 9 है आपका वो सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार। तो यहाँ आपका जो बहुलक है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन ना बच्चों घुमा रखा है, सीधा नहीं पूछा है इन्होंने। इस बार उल्टी को टेढ़ा कर दिया है इन्होंने। उंगली क्या कर दिया भाई, टेढ़ा करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहे हैं, माध्य तो है x बार, माध्य के आपका m, और बहुलक के आपका क्या भाई z। इनमें आपको भाई संबंध बताना है प्यारे बच्चों। क्या बताना है, संबंध। तो ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा संबंध होता क्या है भाई। देखिए माध्य, बहुलक और माध्यक, इनमें संबंध क्या होता है बच्चों, याद करो। ये क्वेश्चन तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा गया है ना, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में, याद है सबको। ठीक है, तो इसका संबंध क्या होता है इनमें आपस में। देखिए जो बहुलक होता है बच्चों, क्या बहुलक, वो बराबर होता है 3 माध्यक माइनस का 2 माध्यक के बराबर। ये आपका रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। ठीक है, अब देखिए बहुलक तो इन्होंने दिया हुआ है z, तो z कह देंगे 3, माध्य कितना दिया हुआ है m, तो यहाँ पर m आ जाएगा -2। माध्य कितना दिया हुआ है x बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बार आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये तो आपका क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। यहां ध्यान दीजिए आप बे ऑप्शन की तरफ। देखिए जेड को इन्होंने पीछे लिखा है और हमने जेड को क्या लिखा है, आगे लिखा है। बात तो वही है। तो ये आपका बे ऑप्शन एक द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भाई घुमा रखा है ना और कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन है।
सत्य कथन कौन सा है प्यारे बच्चों? देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीए और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को हम डिनोट करेंगे पीए बार से। इनका हमेशा टोटल 1 के बराबर आता है, हमेशा। ये आपको याद रखना है। होने की घटना प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है प्यारे साथियों, हमेशा 1 के बराबर आता है ना। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चलिए, ये तो हुए आपके प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं भैया? 17 18 टोटल आपके 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे भाई मैथ के पेपर में। 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि भैया 18 नंबर का मामला है। 18 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है प्यारे बच्चों। 80 में से 18 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव की मैं आपको अलग से सीरीज लेकर आऊंगा हर चैप्टर वाइज, ठीक है? टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जबरदस्त मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूं, ठीक है? चलिएगा, अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां पर आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थान में प्रश्न, ठीक है? देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो k का मान कितना होगा? ये शब्द पकड़ लो आप, तो ये वाला शब्द ये काम का है भाई। दोनों मूल क्या है भाई? बराबर है बच्चों। जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो याद करो विविध कर हल जो होता है वो 0 के बराबर आता है। याद है ना सबको? जो आपका फॉर्मूला है कौन सा? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है आपका। तो ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा भाई? 0 के बराबर होगा, ठीक है? यदि मूल बराबर है तो। अब b क्या होता है? x का गुणांक। कितना है? x का गुणांक k है, k स्क्वायर माइनस 4। a कितना होता है? a x स्क्वायर गुणांक कितना है? 2। c क्या होता है? अचर पद। कितना है अचर पद भाई? प्लस का 3 है। चिन्ह सहित लेंगे मेरे बच्चों, है ना? 0। k का स्क्वायर देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया 24 इक्वल टू 0। आगे देखिएगा यहां से k का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24। k निकालना है तो रूट में आ जाएगा 24। 24 को आप क्या लिख सकते हो? 6 गुणा में 4, तो 4 का आ जाएगा 2 बाहर, रूट में 6, तो 2√6 आपका भाई आंसर यहाँ पर लिखा जाएगा। 2√6। हालांकि आप यहाँ पर प्लस माइनस लिख सकते हो क्योंकि जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ना प्यारे बच्चों तो रूट के बाहर क्या आता है भाई? प्लस माइनस आता है, ठीक है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। कोई दिक्कत नहीं, प्लस का लिख कर आओगे तब भी दौड़ेगा भाई, चलेगा नहीं? दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लीजिए एपी वाला सवाल है ना। यहां पर आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, आपको सारवंतर बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दूसरे पद में से पहला वाला घटा देंगे ना, तो दूसरा पद कितना है? 1/2। पहला पद कितना है? 1/15। 1/15 घटा दीजिए। अब 12 और 15 का बच्चों एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। 60 हो जाएगा। 12 पंजे होते हैं भाई 60। कितने होते हैं? 12 पंजा 60 होते हैं, ठीक है? तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, 4। 1/60 आपका क्या है भाई? सारवंतर यहां पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये तो आपका एक स्वर समीका वाला क्वेश्चन है। स्वर समीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर होगा? तो पहले अच्छे से पढ़ा कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर क्या क्या, एक को इधर भेज दें लोगों ने, एक को इधर भेजेंगे तो ये आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, राइट? आगे देखिएगा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? समद्विबाहु या फिर समबाहु बच्चों? समबाहु। अरे समबाहु के अंदर तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, तो यही तो आपका समरूप होगा ना बच्चों, समबाहु। समद्विबाहु में तो प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, अनुपात अलग हो जाता है भुजाओं का, ठीक है? अगला वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? अभी जस्ट बताया था जब हमने वृत्त वाला क्वेश्चन किया था, स्पर्श बिंदु कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता होगी। प्यारे बच्चों याद करो, जब हम एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कौन कौन से हमें परिणाम मिल सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, राइट? अब इसने कहा सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक कौन कौन से? 2 आपका सम है, 4 सम है,
6 समय, तो अनुकूल तो है 3 और कुल कितने हैं 6, कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 आपकी भाई प्रायिकता निकल कर आ जाएगी, 1/2 आपकी प्रायिकता बच्चों निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। राइट, ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक बार प्यारे बच्चों लैपटॉप को थोड़ा सा मैं चार्ज लगा दूं, लैपटॉप में चार्ज थोड़ा सा क्या है कम है ना, क्लास बीच में रुक सकती है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा 1 मिनट का बस। ठीक है, हो गया काम है ना, आगे चलते हैं। देखिए ये तो थे आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे टोटल देख लेते हैं एक बार हम। देखिए ये थे आपके 6 क्वेश्चन भैया, 18 तो आ गए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 6 आपके हो गए रिक्त स्थान वाले, तो 18 6 आपके 24 क्वेश्चन प्यार बच्चों, 24 नंबर का मामला है भाई, 24 नंबर का है ना। अब हम बात करेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, आपसे क्या पूछा गया है, यदि एलसीएम 96 और 404 ये संख्या है बच्चों, ये संख्या है 96 और 404 क्या है संख्या है, इन संख्याओं जो एलसीएम है वो कितना है 96, तब एचसीएफ जो है 96 और 404 का वो आपको बताना है भाई कितना होगा, एचसीएफ बताना है। प्यारे बच्चों दो संख्याएं दे रखी है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछ रहा है, याद है ना फॉर्मूला कौन सा, याद करो कि भैया एचसीएफ गुणा में एलसीएम जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है भाई बराबर होता है, हाँ या ना, अरे अच्छे से पढ़ा है ना सब लोगों ने, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं गुणनफल के, राइट। एचसीएफ हमें निकालना ही है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम है 96 इक्वल टू संख्या कौन कौन सी है, एक तो है 96 और एक है हमारी कौन सी भाई 404, एक 96 कौन सी है 404 है। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, 96 के टेबल से 96 कट जाएगा तो कैसे, 96 का 96 जीरो फिर 96 एक बार 101 आएगा 96 के टेबल से, जब आप 96 कैंसिल आउट करोगे ना मेरे बच्चों, अब कुछ बच्चे यहाँ पर दिमाग लगाएंगे सर जी 96 कम 96 1 आ गया और फिर 96 का 96 1 आ गया, बच्चों भाग टूट गया, यहाँ पर जीरो लगानी पड़ेगी आपको, 101 आएगा 96 के पार्ट से आप काटोगे, तो कुछ सूरत हाल इस प्रकार होंगे आपके पास। अब 101 इक्वल टू 404, हमें एचसीएफ निकालना है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे 404 में 101 का भाग लगाएंगे, तो ये कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा प्यारे बच्चों 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर 4 आपका क्या है सवाल का एचसीएफ निकल कर आएगा, राइट, ठीक है चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके साथ हाफ ईयरली एग्जाम में आया है, ये वाला क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आपका साथ पूछा गया है, मुझे ऐसा कंफर्म याद है बच्चों, ठीक है, बताना जरूर कंफर्म करके है ना कि कमेंट करके कि हाफ ईयरली एग्जाम में आया था कि नहीं आया था, भाई मुझे लगता है कि आया था, ठीक है। 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहा हूं, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है भाई 38 25 को, ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, पहले हम यहां ध्यान दीजिएगा 38 25 किसका डिवाइडेशन करें भाई, किसका भाग लगाएंगे, इकाई का अंक देखो प्यारे बच्चों 5 है, इकाई का अंक 5 होता है तो 5 का भाग जाएगा ना, भाजकता का नियम पढ़ा है ना आप लोगों ने, 5 का भाग लगाओ, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा 3 32 हुआ, 5 छंगे 30, 2 बचा 25 हुआ, 55 25, फिर दोबारा इकाई का अंक 5 है, फिर 5 का भाग लगेगा, लगाओ 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, कितना हो जाएगा 26, 55 25, एक बचा 15, 5 तिया 15, यहां पहुंच गए आप लोग, यहां अच्छे अच्छे फेल हो जाते,
वो डायरेक्ट 153 का भाग लगा देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर 3 का जाएगा प्यारे बच्चों, देखो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर दोबारा 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21। अब जाएगा बच्चों किसके साथ, 17 का, एक आ जाए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या लिखेंगे भैया, 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 17। ऐसे आपको छोड़ना है बच्चों। यहाँ पर 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 मत कर देना, वो तो अभाज्य गुणनखंड को आपने घातों के रूप में व्यक्त कर दिया। उसने घातों के रूप में नहीं पूछा है, उसने सिर्फ गुणनखंड के रूप में पूछा है। तो ये गुणनखंड रूप ये सिर्फ इतना करना है, इतना करके इतना लिखना है, 38 25 के बराबर काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपसे क्या कहा गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से है -3 और कितना दे रखा है भाई, 2 दे रखा है। देखिए प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनको हम क्या मानते हैं, एक को मानते हैं अल्फा, दूसरे को क्या मानते हैं भाई, बीटा मानते हैं। ठीक है, अब इन शून्यकों का जो योग है, मतलब अल्फा प्लस जो बीटा है वो कितना है भाई, -3 है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है, 2 है, मतलब अल्फा गुणा बीटा कितना है, 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहले बच्चों यदि शून्यकों का योगफल दिया हो, यदि शून्य को गुणनफल दिया हो, तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है, याद करो कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है x² माइनस का अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा गुणा बीटा बराबर में 0। ये आपका भाई सूत्र होता है, राइट। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3। जब आप यहाँ पर -3 रखोगे ना, तो इस -3 से -3 गुणा होकर अपना प्लस बढ़ा देगा। ठीक है, और अल्फा गुणा बीटा तो है ही प्लस का, तो यहां से मिलेगा आपको x² प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर में 0। ये आपका बहुपद निकल कर आ जाएगा, राइट। ऐसे आपको क्वेश्चन को भाई डील करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम और बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रेखाएं निम्न समीकरणों 2x प्लस में 4y बराबर में 4 और 2x प्लस में 4y बराबर में 12 द्वारा निरूपित की गई है। क्या सरल रेखा एक दूसरे को काटेगी? ये पूछ रहा है कि 2 समीकरण है आपकी रेखिक, क्या ये एक दूसरे को काटेगी या फिर एक दूसरे को नहीं काटेगी? ये चीज तो प्यारे बच्चों शर्त बताएगी। कौन सी शर्त? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आ गया तो ये रेखाएं काटेगी, यदि बराबर आया तो नहीं काटेगी। बात समझ में आ रही है ना? 3 केस बताए थे ना स्टार्टिंग में, उनसे ही क्वेश्चन लिया गया है। तो अनुपात देखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू आना चाहिए b1 बटा में b2। यदि ऐसा आ जाता है तो हम कह देंगे रेखाएं काटेगी, अन्यथा नहीं काटेगी भैया ना। तो देखिए a1 कितना है 2, a2 कितना है 2, b1 कितना है 4, b2 कितना है 4। तो यहां से तो 1 बराबर 1 आ गया ना पहले, तो ये तो मतलब बराबर आ गया, बराबर नहीं आना था, बराबर आ गया। इसका मतलब ये काटने वाली नहीं है। यदि आप C1 बटा C2 देखोगे तो नॉट इक्वल टू आएगा, 4 ते 12 होते ना, तो ये रेखा है ना क्या होगी भाई, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होगी, ये रेखाएं होगी आपकी समांतर, और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका भाई एक एपी से लिया गया क्वेश्चन है। आपको समांतर श्रेणी दी हुई है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है बच्चों? कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद -81, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको हमेशा मान के चलना है एन व पद। भाई हमें नहीं पता कौन सा पद शून्य है, हम तो उसको एन वाला पद मान के चलेंगे। तो ये जो है हमने माना कि जो अंतिम पद है हमारा एन वाला, वो हमारा कितना है 0 है। ठीक है, प्रथम पद ए का मान कितना है यहाँ पर 21 है। सारवंतर हम निकालना अच्छे से जानते हैं कि दूसरे में से हम पहला पद घटाएंगे, तो 15 में से 18 में से हमारा 21 जाएगा, 18 में से हमारा जाएगा 21।
तो हमारा बचेगा -3। ठीक है, कौन सा पद शून्य है, मतलब हमें n निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? n निकालना। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास an बराबर में a प्लस n-1 इंटू में d। अंतिम पद हमारा है 0, प्रथम पद हमारा कितना है 21, n हमारे निकालना ही है, d कितना है हमारा -3 है। ठीक है, अब देखिए 0 इक्वल टू 21 -3 को अंदर भेजो, n से गुणा होगा तो -3n, 1 से गुणा होगा माइनस से तो +3। ठीक है, अब देखिए 0 बराबर 21 और 3 हमारे हो जाएंगे 24 -3n। ठीक है, अब -3n का कर दो आप पक्षांतरण, चिन्ह बदल जाता है, सबको पता है, माइनस हो जाएगा इधर आके +3n बराबर में 24। n निकालोगे तो 24 बटा आ जाएगा 3 का भाग दोगे 24 में, 3 8 24, तो n का मान आ जाएगा 8 निकल कर। तो पदों की संख्या कितने पद है भाई, कौन सा बच्चों, सॉरी कौन सा पद आपका शून्य होगा इस श्रेणी का? 8वां पद आपका 0 होगा बच्चों। क्या ट्राई कर सकते हो? देखो 21 के बाद 18, 18 के बाद 15, 15 के बाद क्या आएगा मेरे बच्चों? 12, 12 के बाद आएगा 9, 9 के बाद कितना आएगा? 6, 6 के बाद कितना आएगा? 3, 3 के बाद आएगा आपका 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया ना 8 पद 0, आ गया ना 8 पद 0। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपके सामने। देखिए यहां पर आपसे ना एक समदूरस्थ वाला सवाल पूछा गया है। ठीक है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y जो है ना वो बिंदु 3,6 बिंदु दिख नहीं रहा शायद, हाँ ठीक है, बिंदु 3,6 और -3,4 से क्या है भाई? समदूरस्थ है। देखिए समझिएगा सवाल को ध्यान से, एक आपका यहाँ बिंदु है, मान लीजिए ए, इसके निर्देशांक है x, y। ये एक बिंदु मान लीजिए इसको P 3,6 और एक बिंदु है यहाँ पर Q जिसके निर्देशांक है -3,6। ये जो बिंदु A है ना, इस बिंदु से P बिंदु और A बिंदु से जो Q बिंदु है वो समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है प्यारे बच्चों समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब है AP जितनी दूरी, AP की जितनी दूरी है उतनी ही है AQ दूरी। ये मतलब होता है समदूरस्थ का मतलब, दोनों की दूरी कैसी? बराबर है। ए बिंदु से P बिंदु और Q बिंदु क्या है? समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो AP बराबर होगी AQ के। ठीक है, तो इनके बीच हम दूरी निकाल सकते हैं किससे? दूरी सूत्र लगाकर। तो दूरी सूत्र क्या होता है भाई? रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना आप सभी। देखिए तो पहले हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं, रूट लगाएंगे यहाँ पर। देखिए x2 हमारा 3 है, x1 हमारा कितना होगा? x स्क्वायर प्लस y2 हमारा 6 है और y1 कितना है हमारा? y है स्क्वायर, इधर लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, देखिएगा इक्वल टू। ठीक है, अब इनके बीच दूरी निकालेंगे तो रूट के अंदर x2 कितना है भाई? -3 है, माइनस x1 तो आपका है ही x स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका? 4 है और y1 आपका कितना है भाई? y है। ठीक है, इतनी बात आपको भाई समझ में आ गई होगी, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, अब दोनों पक्षों का यदि हम वर्गमूल कर दे प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का हम क्या कर दे? वर्गमूल कर दे। सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग करना पड़ेगा, वर्गमूल तो है ऑलरेडी। दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग कर देंगे तो दोनों तरफ से रूट आपस में हट जाएंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं मैं, लिखते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहां से मिलेगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू में यहां पर क्या मिलेगा? -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस y का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले ओपन करने वाले हैं ना, a माइनस बी लगाएंगे, है ना, हर जगह a माइनस बी। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दोनों में ना माइनस है, दोनों में क्या है? माइनस है। दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर बाहर निकलेगा। माइनस के स्क्वायर का मतलब क्या होगा? कि माइनस गुणा माइनस, तो वो आपका क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना प्यारे बच्चों, यहां से हमें रिजल्ट मिलने वाला है 3 प्लस में x का
स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको ओपन करते हैं पहले हम इसको, है ना, इसको ओपन करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं ओपन कर रहा हूं a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab 6x, यहां से 6 चंगे 36, y का स्क्वायर माइनस का 2ab तो 12y इक्वल टू, यहां से ओपन कीजिए 9 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, और ये आपका प्लस 16 प्लस में y स्क्वायर माइनस का 8y। अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, कुछ हो रहा हो तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर चला जाएगा, राइट, और देखिए वाई स्क्वायर से आपका ना वाई स्क्वायर चला जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो गया और कुछ जाने वाला नहीं। यहां से देखिए कितना बचेगा, 9 और 36 आपके कितने हो जाएंगे भाई 45, माइनस का 6x माइनस का 12y इक्वल टू, यहां से 6x प्लस में 16 है ना, 16 और 9 आपके हो जाएंगे 25 है ना, ठीक है, और माइनस का आपका आ जाएगा 8y, इतना आने वाला है। उसके बाद देखिए अब x और y वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं ना, तो देखिए यहां पर माइनस का 6x है, माइनस का 12y है, ये इधर आएगा तो माइनस का 6x, इधर आएगा तो प्लस का 8y इक्वल टू, ये आपका 25 है, ये इधर जाएगा तो माइनस का 45। आगे देखिएगा माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12x माइनस का 12 प्लस का 8 माइनस का 4y, यहां से देखिए यहां से आपको बचेगा माइनस का 20, ठीक है, तो यहां से माइनस हम 4 कॉमन लेंगे तो माइनस 4 कॉमन आएगा तो 3x, यहां से y बराबर में माइनस का 20, माइनस 4 का हम वहां भाग दे देंगे प्यारे बच्चों, तो 3x प्लस में y बराबर हमारा आ जाएगा प्लस का 5। ये हमारा रिलेशन निकल कर आएगा x और y में। बड़ा तगड़ा सवाल था भाई, है ना, बड़ा तगड़ा सवाल था, मजा आ गया होगा सवाल करने के बाद। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, इसको साफ कर देते थोड़ा सा, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला कि 8 कोट थीटा बराबर 7 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा को आपको हल करके बताना है। पहले बच्चों इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते, देखो कैसे, इसको मान लेते हम a, इसको मान लेते a, इसको मान लेते b, इसको a इसको b, इसको a इसको b, इसको a इसको b, तो यहाँ पर सूत्र बन जाता है हमारे पास कौन सा भाई, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इधर देखना ध्यान से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्वर समीकरण से प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए कोस बटा साइन क्या बन जाएगा कोट थीटा, तो स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे कोट स्क्वायर थीटा, ये लीजिए बना दिया ना सरल, आसान कर दे बिल्कुल। अब यहां से हम कोट थीटा का मान निकालना चाहे तो 7/8 7/8 आ जाएगा, यहां पर 7/8 आप वैल्यू रखोगे, उसका आपको करना है स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और इसका 64 49/64 प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। यदि प्यारे बच्चों वैसे आप साइन कोस यहां निकालोगे समकोण त्रिभुज बनाकर आपकी जान निकल जाएगी, सही बता रहा हूं, करके देखना जान निकल जाएगी, है ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए अगला है आपका बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान होगा। सुनना ध्यान से, मान के चलिए एक वृत्त है आपका भाई, ये आपका सर्किल है, इसका ये है हमारा केंद्र O, ठीक है। अब एक बिंदु है P, यहां वो बिंदु कहां स्थित है भाई, बाहर स्थित है, इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है वृत्त पर, एक तो है कौन सी PA, ये आपकी PA हो गई, एक कौन सी आपकी PB, ये आपकी हो गई PB, ठीक है, और ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ये कौन हो गया आपका भैया 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो है
लंब होगा त्रिज्या पर, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। हमसे कौन पूछ रहा है, पी ओ ए, पी ओ ए, मतलब यहां से डॉट डॉट करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से, यहां से डॉट डॉट हमें करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो कोण है हमारा दो भागों में बट गया बराबर बराबर, तो ये कोण अब हमारा हो जाएगा 40 डिग्री, ये वाला कोण हमारा हो जाएगा कितना, 40 डिग्री, ठीक है। और त्रिज्या जो है उस पर से क्या लंब होती है, तो ये कोण हमारा हो गया 90 डिग्री। तो यहां पर ध्यान दो एक समकोण त्रिभुज बन गया भाई ये वाला, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। एक कोण 90 है, ये कोण आपका 40 है, 90 और 40 आपके हो जाएंगे 130, ये कितना कोण बचा भाई, 50 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, तो 50 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपका भाई वृत्त का क्या है, यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, ये वृत्त की क्या है भाई, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये जो चाप है ना, ये वाली चाप, इसकी हमें लंबाई निकालनी है, ये वाली चाप। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है निकालने का प्यारे साथियों, थीटा बटा में 360 गुणा में 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर थीटा है कितना, 60 डिग्री है भैया, 60 रख दीजिए, अपॉन में कितना है 360 गुणा में 2 पाई होता है 22 बटा में 7, त्रिज्या आपकी है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 21 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 60 से आपका 360 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 से आपका जो 21 हो 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 2 तिया आपके हो जाएंगे 6, 6 से आपका ये 6 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 22 सेंटीमीटर आपकी भाई चाप की लंबाई निकल कर आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहां पर क्या है, आपसे पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण कितना है भाई 60 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा है आपका 60 डिग्री, अपॉन में 360, पाई होता है 22/7, त्रिज्या है आपकी कितनी 5 सेंटीमीटर, 5 गुने 5, ठीक है। तो यहां से 60 कट जाएगा आपको 360 से 6 बार, भी कितनी बार कट जाएगा 6 बार, ठीक है। फिर 2 के टेबल से आपको 22 कट जाएगा 11 बार, ये कट जाएगा आपको 3 बार। तो वहां से देखिए 11 गुणा में 5 25 और 7 के यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा। 25 से कम 25, 5 2 कैरी आया, 25 से कम 25, 25 2 27 बटा में 21। अब इसका भाग करना है भैया ना, 21 से कम 21, 6 बचेंगे 65 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई 65 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। फिर किसका भाग जाएगा, 65 हो गए, तो आप यहाँ पर किसका भाग दोगे, शायद 2 का 3 का जाएगा ना, शायद 63 हो जाएगा ना, 3 का जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भाग लगा लीजिएगा भाई, इसमें थोड़ा सा सही तो किया है हमने, एक बार देख लेते हैं फिर से। ये 6 बार कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये आपका 2 बार कट गया 11, और ये आपका 3 आ गया, ठीक है। 5 25, ठीक है, 7 के 21, ठीक है, 25 से कम 25, 2 हासिल आई, 25 और 2 27, ठीक है, 21 से कम 21, 65 बचे, कितने बचे 65, ठीक है। तो यहां से आपका ये 3 बार चला जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 13 पॉइंट कुछ आएगा, आगे आप कर लेना, भाग ही तो है, नॉर्मल सा हो जाएगा, कोई बड़ा ना इशू है नहीं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिए यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन ना प्यारे बच्चों पूरे मॉडल पेपर का बेस्ट क्वेश्चन है। यदि मैं कहूंगा ना किसी क्वेश्चन को बेस्ट भाई ये क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के अंदर है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को कहूंगा। यार कुछ भी कहो ना, दिमाग लगा के बनाया है, बिल्कुल दिमाग लगाकर ये क्वेश्चन आपका भाई बनाया गया है। सुनना ध्यान से कैसे, देखिए यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 हो तो के का मान ज्ञात करना है। यदि आंकड़ों का जो बहुलक है यदि 7 है तो के का मान निकालना है। अब बहुलक प्यारे बच्चों 7 है, तो
इससे एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि मतलब ये आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार ये आया है, तभी तो बहुलक 7 हुआ ना भाई। बहुलक होता क्या है, जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बार आया होगा आंकड़ों में, इसलिए बहुलक है। देखिएगा ध्यान से, आंकड़े कौन कौन से ध्यान दीजिए, ज्यादा आपको ना माथा पच्ची नहीं करनी। यहाँ 6 देखिए, ये 6 देखिए और ये वाला 6 देखिए, 3 बार 6 आया है, 3 बार। 7 देखना, 7 एक बार, 2 बार और 3 बार। अरे मामला 50-50 है, मामला 50-50 किसको बहुलक कहेंगे। इसका मतलब प्यारे बच्चों समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि 2k+1 जो लिखा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं 7 है, कहीं ना कहीं क्या है, ये 7 है भाई। 7 बहुलक आया है, इसका मतलब 7 4 बार आया होगा ना। 6 तो 3 बार आ गया है, 7 3 बार आ गया है। 2k+1, 2k+1 की जगह कहीं ना कहीं 7 आएगा, तब इसका बहुलक 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 ज्यादा बार आ जाएगा। तो इसीलिए जो 2k+1 है ना आपका, 2k+1 ये आपका 7 के बराबर है। इसको वहां भेजोगे आप, 7 माइनस का 1, तो 2 के बराबर आपका होगा 6 के, यहां से निकालोगे तो 6/2, के का मान निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों 3। अब यहाँ पर के का मान 3 रखोगे, 3 दूनी 6 प्लस में 1, देखो 7 आपको मिल जाएगा। कितना मजेदार ये क्वेश्चन था, है ना, मजेदार एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर आपको एक क्या है भाई, बारंबारता दी हुई है ना आंकड़ों की, इसका आपको क्या है भाई, माध्यक निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, माध्यक। ये आपकी भाई बारंबारता है, इसका आपको भाई माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। यदि आप संचयी बारंबारता बना लोगे तो इजिली ये क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, देखना ध्यान से। यहां पर आपको 3 कॉलम बनाने बच्चों, कितने कॉलम, 3। ये आपके 3 कॉलम यहां पर बना लेंगे हम, 1 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। यहां पर तो है आपके प्राप्तांक, और यहां पर है संख्या, और यहां पर हो जाएगी संचयी बारंबारता CF, ठीक है। अब देखिए प्राप्तांक कितने कितने हैं, 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 और ये आपका 43, ये प्राप्तांक हो जाएंगे। संख्या बात की जाए विद्यार्थियों की तो 6, 20, 28, 24, 15, 4, 2, 1 हो जाएगी। अब हम CF कैसे बनाते हैं, हम CF बनाते हैं किससे, संख्या से, ठीक है। 6 है, 6 लिख देंगे, 20 और 6 26, ठीक है। 26 और 28, 26 और 28 ये आपके 54 हो जाएंगे। 54 और 24, 54 और 24 ये आपके हो जाएंगे बच्चों 78, ठीक है। 78 और 15 ये आपको हो जाएंगे 93, 93 और 4 आपको हो जाएंगे 97, 97 और 2 आपको हो जाएंगे 99, 99 एक आपको हो जाएगा 100। और यहां पर हम लिखते हैं टोटल नंबर n, कितने होंगे भाई, 100 होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, n/2 निकालेंगे। n/2 निकालेंगे तो 100/2 यानी कि आपका आ जाएगा 50। तो 50 और 50 से ज्यादा वाली हमें क्या है, वर्ग अंतराल वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए CF में ये आपका आ जाएगा 54 वाला। तो ये जो प्राप्तांक कितना है, 28, तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 28 इसका माध्यक हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए आगे आपका है भाई खंड बे सेक्शन बी के क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सेक्शन बी के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हमने सेक्शन ए के ही क्वेश्चनों को कवर किया है, अब ये आपके नेक्स्ट जो है सेक्शन बी के क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हो, ये आपके वही क्वेश्चन है। यदि प्यारे बच्चों आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर हाँ हमें इस मॉडल पेपर का नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका भाई जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उन सबका मैं सॉल्यूशन है जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। यदि अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये क्लास में जो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।